नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में, है ना। अभी हम देखिए, दरअसल जो अपना भारत के ज्योग्राफी है, उस भारत की ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जिनमें हमने भारत की प्रस्तावना, उसका सामान्य परिचय के बारे में, है ना, उसके पड़ोसी देशों के बारे में, उसके कितने आइलैंड्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करी है। और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ आप ऐसा समझ के कि ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इनको तो हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन वहाँ से खूब बनते हैं, है ना। तो आज जो है भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। अब आप कहोगे कि सर भूगर्भिक संरचना के बारे में हमको जानना ही क्यों है। वो इसलिए जानना है क्योंकि भूगर्भिक संरचना से हमें पता लगता है कि वहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें हैं, उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, है ना। वहाँ पर उन चट्टानों में भूमिगत जल किस प्रकार का है, और इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है वहाँ रहने वाले निवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर। इसलिए ये हमें ये जानना आवश्यक है कि भूगर्भिक संरचना भारत की किस प्रकार की है, कौन कौन से प्रकार की चट्टानें कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये तो हो गया क्यों का कारण कि क्यों पढ़ना है ना। अब आ जाते हैं भारत के वर्तमान भौतिक स्वरूप पर। तो भारत का जो वर्तमान भौतिक स्वरूप है वो एक बड़ा ही विशाल शैल समूह का परिणाम उसे माना जाता है। अगर हम देखें तो मोटे मोटे 3 भूवैज्ञानिक इकाइयाँ जो है उसमें भूवैज्ञानिक इकाइयों में बांटा जा सकता है पूरे भारत को। एक तो है प्रायद्वीपीय पठार, ये देखिए पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। दूसरा है सिंधु गंगा का जो मैदान है वो, तो ये देखिए पूरा ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है पूरा। और तीसरा है हिमालय पर्वत। तो देखिए ये जो हिमालय पर्वत इस प्रकार से है, तो ये हिमालय पर्वत। तो 3 भौगोलिक इकाइयों में मोटा मोटा हम बांट सकते हैं भूवैज्ञानिक इकाइयों में भारत को। कौन सा? एक तो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है वो, एक जो अपने सिंधु और गंगा के मैदान है वो, और तीसरा जो हिमालय पर्वत है वो। अब जो अधिकतर भूवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि भारत गोंडवाना समूह का हिस्सा हुआ करता था। और जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, पेंजिया, पेंथालासा होती हैं, सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। और किस प्रकार से भारत बाद में उत्तर की ओर खिसकते हुए आकर टकराता है यूरेशियन प्लेट से, ये सब मैंने आपको बताया था। तो भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का, ये याद रखना आपको, ठीक है साहब। बाद में ये जो है टेथिस सागर की वजह से, जो पहले टेथिस सागर जो हुआ करता था, है ना, यहाँ, अब जब ये इंडिया यहाँ से आकर टकराता है यहाँ, और ये टेथिस सागर जो है ये तो यहाँ पर इसके ही जो अवसाद हैं उनकी वजह से यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो जाता है ना। ये देखिए ये पूरा है, ये पेंथालासा जो ओशन है वो उसे कहते हैं, ये जो क्षेत्र है इसे पेंजिया कहते हैं। ये सब आपको याद ही होगा, भूल तो नहीं गए, है ना। बाद में ये ऊपर वाला क्षेत्र है इसे अंगारा लैंड, ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो भारत देखिए ये रहा गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इस प्रकार बाद में भारत देखे आगे खिसकता उत्तर की ओर आके टकराता है इस यूरेशियन प्लेट से, और यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो जो जो चीज़ें हैं सब हम देखते चल रहे हैं। अब अगर हम देखें जो भारतीय शैल समूह है उसका हम वर्गीकरण करें, तो मोटा मोटा उस वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? एक तो है आधे या आर्कियन महाकल्प, ठीक है। दूसरा है पुरानी या जिसे कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प कहा जा सकता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है द्रविड़, और चौथा आ जाता है आर्यन, है ना। चौथा कौन सा आ जाता है? आर्यन। अब इन शैल समूह में अलग अलग प्रकार के जो शैल हैं वो पाई जाती है। तो जो आर्कियन है उसमें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो अपना कैम्ब्रियन पूर्व है जिसे पुराण महाकल्प भी कहा जाता है, उसमें कुड़प्पा और विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। और जो आर्यन समूह है उसमें दक्कन ट्रैप और गोंडवाना समूह की चट्टानें पाई जाती है ना। इन चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से में क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। अब अगर हम देखें यहाँ के भारत के जो महत्वपूर्ण शैल समूह देख लें, तो उनमें हम देख लेंगे एक तो है आर्कियन, एक धारवाड़, एक कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ये तृतीय शैल समूह, चतुर्थ शैल समूह आगे ये भी है ना। तो एक तो इनका क्रम आपको याद रखना है ना। सबसे पहले क्या आया, बाद में क्या आया, क्योंकि क्रम भी जो है पूछे जाते हैं। मैं यूपीपीसीएस का पेपर देख रहा था एक बार, तो उसमें मुझे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, एक नहीं बहुत सारे, कि इन भारत के जो शैल समूह है इनका क्रम आपको पूछा गया था, है ना। तो आपको याद रखना है आधे या आर्कियन एक ही बात है। तो सबसे पहले क्या आता है? आर्कियन, फिर क्या? धारवाड़, फिर क्या? कुड़प्पा, फिर क्या?
विंध्यन, फिर क्या, गोंडवाना, फिर क्या, दक्कन ट्रैप। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा, अभी याद हो जाएगा। आधा, कवि और गोद। भाई आधा कवि है तो उसको गोद लेना पड़ेगा, कुछ कैसे भी याद कर सकते हैं। आ आर्कियन, धा मतलब धारवाड़, को मतलब कुड़प्पा, वी मतलब विंध्यन, को मतलब गोंडवाना और दक मतलब दक्कन, है ना। तो आधा कवि गोद, इस प्रकार से मैंने तो इस प्रकार से याद किया था। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है पहले बात तो, है ना। फिर तृतीय और चतुर्थ तो लास्ट में आप लगा ही दोगे। अब आगे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आद्य महाकल्पीय, जिसे आर्कियन क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें देखिए कहाँ पाई जा रही है। यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जा रही है ना। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, है ना। अगर आपसे पहली बात तो पूछे कि ये कश्मीर में पाई जाती है तो गलत बता देना, है ना। आप समझो कि ये जो यहाँ पर अपनी कर्क रेखा है, इसके ऊपर वाले भाग में भी अगर आपको पूछे तो आप बोल देना कि नहीं पाई जाती है ना। आप अगर कहो कि और भी बढ़िया तरीके से, तो जो विंध्य श्रृंखला है इसके ऊपर की तरफ ये नहीं पाई जाती, है ना। अब इनके बारे में आपको याद क्या रखना है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये किससे बनी हुई है, ये चट्टानें ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है ना। अब जब ग्रेनाइट और नीस की बनी होगी इसका मतलब क्या है इनके अंदर कोई जीवाश्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सबसे पहले बनी हुई चट्टानें हैं, और जो सबसे पहले बनी हुई चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती है, आग्नेय प्रकार की चट्टानें। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं होता। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कैसे कि आर्कियन क्रम के चट्टानें जो है इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये ग्रेनाइट की बनी होती है। इतना आपको याद रख लेना है यहाँ से, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दिखाऊंगा भी आपको। अब आ जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है ना। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये थोड़ी सी इधर पाई जाती है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ये है ना। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये है अवसादी चट्टानें, और ये चट्टानें अगर और देखा जाए तो थोड़ी बहुत मात्रा में मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में भी हल्की हल्की मात्रा में फैली है, परंतु इसका मेन जो क्षेत्र है वो मेन यही वाला इसका क्षेत्र है, ठीक है साहब। अब इनके बाद में आपको याद क्या रखना है, ये चट्टानें स्लेट, क्वार्जाइट और शिस्ट आदि की बनी हुई है। यहाँ से याद रखना है ये कायांतरित रूप में मिलती है और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो ये कौन सी चट्टानें हैं, कायांतरित। आर्कियन चट्टानें जो हैं वो मूल चट्टानें, प्रारंभिक चट्टानें हैं और वहाँ भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये कायांतरित चट्टानें हैं, और कायांतरित है इसका मतलब ये है कि जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। अब याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में धातुएं मिलती है, जैसे सोना, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, तांबा, थोरियम, अभ्रक। इस प्रकार की चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भर भर के पाई जाती है। कल को यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो कोयला तो जीवाश्म के जैसी कोई एक चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे सर गलत है, धारवाड़ यहाँ नहीं, धारवाड़ में कोयला नहीं पाया जाएगा। धारवाड़ में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर तो धातुएं पाई जाएगी, है ना। इस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं कुड़प्पा शैल समूह। कुड़प्पा शैल समूह देखिए ये दे रखा आपको, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। कहाँ, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में थोड़ा थोड़ा ये फैला हुआ है ना। इस कुड़प्पा शैल समूह में जो चट्टाने में जो हमें खनिज मिलते हैं वो बालू पत्थर है, शैल है, क्वार्ट्ज है, स्लेट है, और जो निम्न कोटि का लोहा है वो भी इनमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ मैंगनीज, तांबा, निकल, कोबाल्ट, संगमरमर, जैस्पर और भवन निर्माण की जो चट्टानें हैं वो भी कुड़प्पा शैल समूह में पाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुड़प्पा शैल समूह में भी खनिज जो है वो पाए जाते हैं, धातु खनिज भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद में आ जाते हैं विंध्यन शैल समूह के बारे में, है ना। तो ये राजस्थान का चित्तौड़ है ना, यहाँ से लेकर ये बिहार तक का जो सासाराम है बिहार का, वहाँ तक ये पाए जाते हैं विंध्यन शैल समूह, है ना। बहुत बड़ी मात्रा में ये वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,03,600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये है अवसादी चट्टानें, जो विंध्यन शैल समूह है वो है अवसादी चट्टानें, और ये बहुत अधिक गहराई तक इनका जो है आप कहोगे मोटाई है इन अवसादी चट्टानों की। जब अवसादी चट्टानें हैं
तो अवसादी चट्टानों में क्या आपको मिलेगा? लाल बालू पत्थर मिलेगा, भवन निर्माण के जो चट्टाने हैं वो मिलेगा, सजावटी पत्थर, चूना पत्थर, ये सब इनमें पाई जाएगा, क्योंकि ये सब तो अवसादों से ही मिलकर बने होते हैं, है ना। अब आपको एक याद रखने वाली चीज़ है कि जो पन्ना और गोलकुंडा की जो हीरा की खानें हैं वो इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों में है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे कि पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाम लोगों के मुंह पर रटा होता है वो धारवाड़ का रटा होता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे। आप अब मना कर दोगे नहीं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और ये जो आप कहोगे कि पन्ना हीरा ये तो जीवाश्म वाली चीज़ों में पाए जाएंगे, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों में, क्योंकि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो है अवसादी चट्टानें। अगर हम देखें तो कुतुब मीनार, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है ना, और दिल्ली का जो बिरला मंदिर है, इनमें जो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है वो इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है साहब। अब आ जाते हैं गोंडवाना शैल समूह के बारे में। गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है एक तो दामोदर, महानदी और गोदावरी की जो नदियां हैं, नदी की जो घाटियां हैं वहां पर पाया जाता है गोंडवाना शैल समूह। अब आप कहोगे सर दामोदर, महानदी, गोदावरी नदियां कहाँ हैं? तो नदियां वाले चैप्टर में तो देखेंगे, साथ साथ यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए ये है दामोदर नदी, बंगाल में बहती है, यहाँ पर है महानदी और यहाँ है गोदावरी नदी। तो इन नदियों की जो घाटियाँ हैं, इन नदियों की घाटियों में पाया जाता है क्या? गोंडवाना शैल समूह। और जब मैं आपको खनिजों के बारे में पढ़ा रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोयला पाया जाता है वो कोयला भारत में एक तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, टर्शियरी, जो टर्शियरी चट्टानें हैं, और एक मैंने बताया था आपको गोंडवाना चट्टानों में। और हमारे यहाँ जो कोयला पाया जाता है वो मैक्सिमम लगभग 98% वो कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो कल को ये बेसिक क्वेश्चन पूछे कि कोयला जो है वो पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, तो गलत, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कोयला वाला जो चैप्टर में पढ़ा रहा था वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था, है ना। इसका निर्माण जो कार्बोनिफेरस युग है और जो जुरासिक युग है उनके बीच में इसका निर्माण हुआ था गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों का। देखिए ये पूरे गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें आपको दिख रही होगी। ये झारखंड वाला सब, यहाँ पर झरिया, रानीगंज, बोकारो वाला ये क्षेत्र है पूरा, है ना। और ये अवसादी चट्टान है तथा कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो कोयला और गोंडवाना, देखिए मैंने कोयला बोला है, मैंने कोई गैस नहीं बोली है कि कोई शैल गैस, या मैंने आपको बोल दिया हो कि जो खनिज वाली जो गैस हमें मिलती है, नेचुरल गैस वगैरह, वो यहाँ से मिलती है ना। तो गैस यहाँ से नहीं मिलती। गैस कहाँ से मिलती है ये भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, कि गैस के जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, गैस और पेट्रोलियम के। ठीक है। तो भारत का जो 98% कोयला है वो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इन्हीं में पाया जाता है। लगभग 98% कोयला, मतलब मैक्सिमम तो यहीं मिल रहा है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ प्राकृतिक गैस गोंडवाना में पाई जाती है क्या? अभी बताया नहीं पाई जाती है गोंडवाना में। कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है भाई गोंडवाना में। तो गलत हो गया। अब ये अभ्रक को छोड़ो, यहाँ पर आओ। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मैंने क्या बताया था? धारवाड़ में क्या पाया जाता है? धात्विक खनिजें पाई जाती है, लोहा, निकल, इस प्रकार से। तो आप क्या करोगे? 3 को गलत करोगे और 1 को गलत करोगे, है ना। तो ये गया, ये गया। अब आपके पास या तो है डी या तो है बी। मान लीजिए आपको इस कोडरमा के बारे में नहीं भी पता है, तो भी आपके पास कम से कम 50-50 तो है। 50-50 तक तो आप कम से कम पहुँचे। ठीक है। तो कोडरमा कहाँ है? कोडरमा है झारखंड में। कहाँ है कोडरमा? झारखंड का एक जिला भी है कोडरमा। तो झारखंड में है कोडरमा, और कोडरमा में पाया जाता है अभ्रक। ये विश्व प्रसिद्ध है। कोडरमा में बहुत ज़्यादा मात्रा में अभ्रक जो है वो निकाला जाता है। और अभ्रक जो है ये कौन सी चट्टानों से, इसका और क्या है? पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट इसका और है ना। अयस्क मैंने जब पढ़ाया था अभ्रक वाला चैप्टर, अभ्रक वाला टॉपिक में आपको पढ़ाया था, तभी मैंने आपको ये सब बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए बनते हैं। हवा में मास्टर कोई भी बात नहीं कहता है। अब आ जाते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। तो दक्कन ट्रैप तो
आपको यहाँ भी जानना है और आगे भी ये बहुत आपको काम आने वाला है। जब मैं आपको बता रहा था कि भारत किस प्रकार से उत्तर की ओर खिसकता है, तो जो आज का रियूनियन आइलैंड है हिंद महासागर में, वहाँ पर हॉटस्पॉट हुआ करता था और उस हॉटस्पॉट के नीचे से ये भारतीय प्लेट गुजरी। इसकी वजह से यहाँ पर लावा जो है उसका प्रवाह खूब ज़्यादा मात्रा में होता है और ये जो दक्कन वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये लावा बेसाल्ट प्रवाह इसका फैल जाता है ना। इसकी वजह से यहाँ पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, और इस काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, जानते जाइए वैसे चीज़ें, है ना। तो ये है दक्कन ट्रैप। ज्वालामुखी के दरारी उद्भव की वजह से यहाँ लावा का प्रवाह हुआ था, कब, क्रिटिशियस काल में, और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र पाया जाता है। देखिए ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, है ना। इसीलिए आपको कपास कहाँ उगाई जाती है, सबसे पहले तो काली मिट्टी में, और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए तो महाराष्ट्र वाले और जो ये गुजरात वाले क्षेत्र यहाँ पर कपास उगाई जाती है। और मैंने जब आपको दक्कन दंगा पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने पढ़ाया था कि दक्कन दंगा में कपास जो है इसके मूल्यों में गिरावट आने लगी थी, वो भी एक कारण माना जाता था, है ना। तो इस पर बेसाल्टिक लावा के अपेक्षा से काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो कल को आपको यूपीएससी पूछ लेगी कि काली मृदा जो है इसका निर्माण जो है कौन से क्रम की चट्टानों में हुआ है, तो आपको दक्कन ट्रैप दे देगा, आपको धारवाड़ दे देगा, आपको आर्कियन दे देगा, आपको गोंडवाना दे देगा। तो आप क्या लगाओगे, दक्कन ट्रैप, नहीं भूलोगे ना, भूलना भी मत। अब देखिए जो 1-2 दिन में मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये अपनी ही कम्युनिटी टैब है अपने ही चैनल की, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। ये वहाँ पर मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। ये 2025 नहीं है, 2015 है, 25 तो आया नहीं ना अभी। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। मैंने तो पिछले लेक्चर्स में आपको ये बता दिया चिल्ला के, तो आपको इजी लग रहा होगा। मान लो इससे पहले के बच्चे नहीं पढ़ते हुए ये सब चीज़ें, तो जो गलतियां उन्होंने करी है वो हम नहीं करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था शायद ये, तो बताओ कौन है सबसे पूर्व में, आसाम है, गलत। सबसे पश्चिम में राजस्थान है, गलत। सबसे पूर्व में तो अरुणाचल प्रदेश है, मगर सबसे पश्चिम में राजस्थान नहीं है, ये भी गलत है। सबसे पश्चिम में तो गुजरात है, मगर सबसे पूर्व में आसाम नहीं है। तो क्या है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है, ये मत भूलना। और यहाँ पर किबिथू, मैंने बताया था ना आपको, किबिथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है सबसे पूर्वी, उसे किबिथू कहा जाता है। फिर 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोचो 1 मिनट, सोच लिया। इसका आंसर क्या आएगा, अंडमान एवं निकोबार। मैंने आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल्स के बारे में कल के लेक्चर में ही बताया है। नहीं याद है तो एक बार और बता देते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ये किसको पृथक करता है, मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था 8 डिग्री चैनल में सबसे मैंने बताया था कि ऊपर देखिए ये बहुत सारे द्वीप हैं, ये लक्षद्वीप है, यहाँ छोटा सा एक द्वीप पाया जाता है मिनिकॉय, और इस मिनिकॉय के नीचे जो है और द्वीप है, एक देश है जिसका नाम है मालदीव। ये मालदीव है, ये मिनिकॉय है और ये है शेष लक्षद्वीप। हालांकि मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो मैंने बताया था कि इस मिनिकॉय और इस लक्षद्वीप के बीच से ये जो चैनल गुजरता है ये है 8 डिग्री। अब इस लक्षद्वीप और इस मिनिकॉय के बीच से जो ये चैनल गुजरता है ये है 9 डिग्री। और मैंने फिर उधर बंगाल की खाड़ी में मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो इनके बीच में जो गैप है ये है 10 डिग्री चैनल। तो ये सब चीज़ें हमें याद रख लेनी है ना। तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त, ठीक है ना। जो मेन चीज़ें हैं वो सब हमने देख लिए। अब जो कल का लेक्चर होने वाला है उसमें हम देखेंगे भारत की जो भौतिक संरचनाएं हैं, जैसे कि हम देखेंगे उसमें सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो उत्तरी मैदान है वो देखेंगे, साथ ही साथ जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो द्वीपीय क्षेत्र हैं
है ना, तटीय क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये और जो दक्कन का पठार है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धीरे धीरे 2-4 लेक्चर उसमें होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, तो बस पूरा अब भारत की ज्योग्राफी आपको समझ में आई ही मानो, समझी आप, समझ में आई ही मानो कि बस आ ही गई फिर तो आपको समझ में, और क्वेश्चन भी यहाँ से खूब बनते हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भाई, बंधु, मित्र, सखा, दोस्त कोई है जिसे आप रिकमेंड करना चाहें तो अवश्य आप कर सकते हैं। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।